रहा है कि नहीं हो रहा है? करिएगा लिंक। सभी लोग लिंक चेक कर लीजिए, आ रहा है कि नहीं। चेक करके बताइएगा जरा, तो हो रहा है कि नहीं। नहीं सर, नहीं शो हो रहा। हाँ। एक मिनट रुके रहिएगा, मैं दूसरा देखता हूँ। ये सर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। जी जी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट आर द मेजर हेड्स इन द इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। शो हो रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं। हाँ सर, नहीं आपके पास सर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, स्क्रीन पर नहीं आ रहा सर। लिंक नहीं ओपन हो रहा सर, ऐप के लिए बोल रहा है गेट डाउनलोड ऐप। नहीं ओपन हो रहा है संजय सर। नहीं ओपन हो रहा है सर। ओपन तो हो रहा है लेकिन उसपे स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा। हाँ नहीं वही मैं कह रहा हूँ। वही है ओपन वही हो रहा है है लेकिन सर कंटेंट नहीं आ रहा, वही हम भी बिल्कुल गेट ऐप के लिए बोल रहा है वो। अच्छा, तो हमारे पे आ रहा था इसलिए हमको लगा। सर इसमें 2 ही क्वेश्चन है। नहीं, क्या आप क्वेश्चन देख पा रहे हो सौरभ जी? हाँ दिख रहा है उसमें? हाँ क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर हेड्स इन द इक्विटी शेयर्स एंड लायबिलिटीज। बाकी उसमें खुलने पे और भी कुछ दिख रहा है। तो केवल बैलेंस शीट का ही सर पार्ट केवल दिखाई दे रहा है ड्राफ्ट इसमें तो। अच्छा, हम लोग में तो स्क्रीन ब्लैंक है, बिल्कुल व्हाइट है। बिल्कुल ब्लैंक। परेशान ना होइए, मैं दूसरा देखता हूँ। हाँ सर दूसरा भेजिए। आ तो रहे सर इसमें क्वेश्चन क्या सर, ये सब्जेक्टिव टाइप के है इसमें। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है इसमें कुछ। हाँ ऐसे हैं, वही देख रहा था मैं। करीब 13 क्वेश्चंस हैं सर इसमें। टोटल 13 क्वेश्चन है, 13। जी जी जी। खुल गया सर। खुल गया सर, लोगों का आ गया, खुलना शुरू हो गया। वो उसमें नीचे देखिए बन करके जो आ रहा है ना ग्रीन कलर का, उस पर क्लिक करिए। अरे हमने ऐप डाउनलोड कर लिया सौरभ जी, ऐसे नहीं खुल गया। चलिए बढ़िया है। तो मतलब मेन चीज संजय जी बस ऐप डाउनलोड कर लें बस। वो ग्रीन कलर का नीचे आ रहा है ना पेज नंबर, उस पर क्लिक किया तो दिखने लगा है। सभी का आ रहा हो तो एक बार ओपन कर लीजिएगा। जी। हमारे में शो नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा। अरे सर आपके भी नहीं हो रहा। नहीं दिक्कत हो रही, पता नहीं क्यों आज इस पर ओपन नहीं हो रहा है। बाकी सारे चैप्टर्स ओपन हो जा रहे हैं, कॉपी वाला ही नहीं ओपन हो रहा है। नहीं सर, ऐसा है कि जिन्होंने ऐप डाउनलोड कर लिया है, जैसे सौरभ जी में पहले से हमें लग रहा है आपने जब क्वेश्चन पेपर भेजे थे इन्होंने डाउनलोड कर लिया होगा एनसीईआरटी वाला, उसके बाद इसीलिए ओपन हो रहा है। क्योंकि मैं जिस बुक से अब मैं कराने जा रहा था उसमें थोड़े से ज्यादा टफ क्वेश्चंस दिए हो। मैंने कहा कि इजी क्वेश्चंस पहले करा दिए जाएं, देन टफ की तरफ मूव करें, तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक डाउट है सर। हाँ बताइए। जी पूछिए। सर बस थोड़ा देख लेता हूँ वो कहाँ लिखा हुआ है, बस फिर मैं आपसे सर कंफर्म कर लेता हूँ। थोड़ा सा आप लोग सब्र करिएगा क्योंकि थोड़े क्वेश्चंस
मिल जाए तो फिर हम लोग स्टार्ट कर दें इसको। सर एक बार थोड़ा कल का भी ब्रीफ देंगे, कल की क्लास का थोड़ा सा। तो 8th क्वेश्चन कल मैंने कराया था, 8th क्वेश्चन में उसमें बैलेंस शीट और नोट्स को काम कराना था। एक बार सब लोग चेक कर लीजिए, ओपन हो रहा है, सभी लोग देख लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रीडर पे लगाकर आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग पूरे कर लेंगे, 13 क्वेश्चन हैं और हमें लगता है कि आधे घंटे में हम लोग पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सभी लोगों को ध्यान दीजिएगा। चलिए, और सामने वाला देखिए, दिख रहा है, शो हो रहा है आपको? आप सभी लोग को दिख रहा है क्वेश्चन 1? हाँ जी सर। ठीक है, जिन्होंने क्लास नहीं अटेंड की या जिनको कंफ्यूजन रही है तो वो सारी कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगी, क्योंकि इसमें 1 to 1 सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहली चीज सभी को पता है कि शेड्यूल 3 से प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट में सबसे पहले ऊपर बनता है इक्विटी एंड लायबिलिटी और नीचे की तरफ बनता है एसेट्स। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के कितने पार्ट्स होते हैं? तो अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था 4 पार्ट होते हैं, लेकिन इस्तेमाल हम लोग 3 पार्ट का करते हैं। ठीक है, वो 4 पार्ट कौन से होते हैं? ध्यान दीजिए। 1, शेयर होल्डर फंड। 2nd, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। 3rd, नॉन करंट लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। एंड 4th, करंट लायबिलिटीज। तो जरा एक नजर से क्वेश्चन और आंसर दोनों देख लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को। कोई कंफ्यूजन हो तुरंत पूछ लीजिएगा। सर जो 3 कौन कौन से यूज करते हैं सर? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग नहीं करते यूज? नहीं सर, एक्चुअली ये क्वेश्चन में दिखाई नहीं देगा आपको, क्योंकि होता क्या, मैंने बोला था ये तभी अराइज होगा जैसे मार्च 28 को आपने शेयर इशू कर दिया और शेयर इशू करने के बाद एप्लीकेशन मनी आ गया, लेकिन आप उसका अलॉटमेंट नहीं कर पाए, तो तब तक ये पैसा पड़ा रहेगा कहाँ? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। और जैसे ही आपने शेयर अलॉट कर दिया तो ये पैसा सेकंड से निकल के फर्स्ट में आ जाएगा, यानी शेयर होल्डर फंड बन जाएगा। तो यहाँ तो क्वेश्चन में इस तरह का पूछते नहीं है, इसी वजह से मैंने कहा था कि 1st, 3rd और 4th ही यूज करते हैं। सर ये वाला आपने पेंडिंग अलॉटमेंट वाला वो है ना सर, जो एक फाइनेंशियल ईयर में हम कॉल करते हैं, एप्लीकेशन आ जाता है और दूसरे फाइनेंशियल ईयर में अलॉटमेंट। सर एक वो कंफ्यूजन था इसमें आप। जी जी, क्वेश्चन नंबर सर है 5 में सर। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, पहले इसको कर लेते हैं हम लोग। सभी को क्लियर है? जल्दी जल्दी बताते जाइएगा तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। हाँ सर। ठीक है, फॉर्मेट देख लीजिए, इक्विटी एंड लायबिलिटी में कैसे दिखाते हैं सभी लोग। ये बैलेंस शीट है, एसेट पर्टिकुलर करके देखिए, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट में इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहला शेयर होल्डर फंड में ए शेयर कैपिटल बताया था, इसमें इक्विटी और प्रेफरेंस आता है। बी रिजर्व एंड सरप्लस। सी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये भी इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। सेकंड पार्ट शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड पार्ट नॉन करंट लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज।
जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन सभी बताए हुए हैं। और फोर्थ में शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसमें से कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए, तो मैं एक एक करके दिखाता जा रहा हूँ, आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर जो जीएसटी का जो टैक्स होगा, अगर मान लीजिए सर किसी का पेबल है तो वो सर करंट लायबिलिटी में दिखेगा। ठीक। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, स्क्रीन पे सारी चीजें हैं। सर यहाँ जो डिफर्ड टैक्स प्रोविजन है ये सर केवल और केवल इनकम टैक्स के लिए या सर किसी भी तरीके के टैक्स के लिए? सर देखिए, कंपनीज में डिफर्ड टैक्स आता है, क्यों आता है ये मैंने आपको बताया था कि कंपनी के प्रॉफिट से जो टैक्स निकलता है और इनकम टैक्स के प्रॉफिट से जो टैक्स निकलता है वो दोनों डिफर करता है। तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है उसको डिफर्ड टैक्स कहते हैं। सर फिर से एक बार देखिए, हमारी जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस से मुनाफा जो निकला उस पे अगर आप टैक्स लगाने जाएंगे तो वो टैक्स और इनकम टैक्स के प्रॉफिट का टैक्स दोनों डिफर करता है। क्यों डिफर करता है? क्योंकि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनको कंपनी का मुनाफा खर्चा मानता है लेकिन इनकम टैक्स नॉट अलाउ कर देता है। जैसे डेप्रिसिएशन कंपनी का नॉट अलाउ होता है और सेक्शन 32 का अलाउ होता है। जैसे प्रोविजन कंपनी में खर्चा कहलाता है लेकिन इनकम टैक्स उसको नॉट अलाउ करता है। जैसे ऐसे खर्चे जिन पे टीडीएस कट गया है, ठीक है, और जमा नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में इसको खर्चा कंपनी वाला तो मानता है, इनकम टैक्स वाला कहता है इसका कुछ पोर्शन नॉट अलाउ कर देंगे। तो इसी तरह की चीजें आप देखेंगे तो कंपनी के मुनाफे में खर्चा माना गया है लेकिन इनकम टैक्स के खर्चे में उसको खर्चा नहीं माना गया है। तो दोनों के मुनाफों में अंतर आएगा और दोनों मुनाफे के बीच का टैक्स का जो डिफरेंस होगा वो डिफर्ड टैक्स है। लायबिलिटी में जाएगा सर? लायबिलिटी एसेट दोनों में जा सकता है, ये मैंने दोनों ही करके आपको दिखाया हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, फिर भी कंफ्यूजन होगा तो मैं बता दूंगा। और कोई प्रश्न? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर विच हेड द फॉलोइंग बी शोन? शेयर कैपिटल किसके अंडर में आएगा? शेयर होल्डर फंड। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट किसके अंडर में आएगा? शेयर होल्डर फंड। कुछ पूछना हो तो तुरंत पूछ लीजिएगा, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। इससे क्या होगा? इससे आपको चीजें रिकॉल हो जाएंगी। चलिए, इलस्ट्रेशन 3 पढ़ लीजिए। रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन सी चीजें आती है? तो मैंने बोला था जितने भी रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस का बचा हुआ बैलेंस, ये सब रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। तो रिजर्व क्या होता है? तो देखिए, रिजर्व दो तरीके के होते हैं। एक ऐसा पैसा जो आपके गुल्लक की तरह है, उसमें आप पैसा डालते रहते हैं और उसका एक पर्टिकुलर गुल्लक का एक मकसद होता है आपको, ठीक है। तो जैसे कैपिटल रिजर्व क्या होता है? जब भी कोई कैपिटल नेचर का मुनाफा होता है, कैपिटल नेचर का, रेवेन्यू नेचर का होगा तो प्रॉफिट लॉस में आएगा, कैपिटल नेचर का होगा तो उसको कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। किसी भी डिबेंचर को जब खत्म करते हैं, कभी भी प्रेफरेंस शेयर को जब खत्म करते हैं, तो जितना प्रेफरेंस शेयर आपका खत्म होता है या जितना इक्विटी शेयर आपका खत्म होता है, यानी कैपिटल खत्म हुआ, उतने कैपिटल को
हम लोग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ले जाते हैं, और जितना डिबेंचर खत्म हुआ उतने पैसे को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ले जाते हैं। तो आप पूछेंगे ये क्या हुआ, समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा देखिए, एक बैलेंस शीट में 5 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर, जिस दिन पे ऑफ हो जाएगा बैलेंस शीट 5 लाख से कम हो जाएगी। तो ऐसे केस में कंपनीज एक्ट कहता है कि बैलेंस शीट पे फर्क ना पड़े, तो जितना प्रेफरेंस शेयर खत्म हो रहा है या जितना कैपिटल खत्म हो रहा है उतने का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना लीजिए, और जितने से डिबेंचर खत्म हो रहा है उसके 50% से डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बना लीजिए। एक्सेस पैसा शेयर पे आता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाता है या रिजर्व में जाता है। और एसेट का मूल्यांकन बाजार के भाव पे जब हम करते हैं तो एसेट का मूल्य बढ़ता है, और साथ ही जो मूल्य जितना बढ़ा वो भी एक तरह का कैपिटल नेचर का मुनाफा टाइप का है, तो उसको हम कहां भेजते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व। जैसे 10 लाख की जमीन है, मैंने कहा 20 लाख कर दूं, तो आपने 10 लाख की जमीन में 10 लाख ऐड किए तो 20 लाख हुआ, तो डबल एंट्री से करेंगे तो इसका बचा हुआ 10 लाख कहां जाएगा, तो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। तो क्वेश्चन 3 जल्दी से देख लीजिए आप सभी लोग, कुछ पूछना हो फिर से पूछ लीजिए। तो सर जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है या जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है उसको आपने इधर तो लायबिलिटी में ले आया अब, है ना सर? हाँ जी, हाँ जी। इसका दूसरा पार्ट जो असेट्स ऑलरेडी खरीद रखे हैं उसी में पड़ा रहेगा, ऐसे कि कहीं और भी इसको दिखाएंगे, जैसे पैसा पे किया तो एक्सपेंसेस में दिखाएंगे क्या इसको? हाँ सर, संजय सर, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, मान लेते हैं किसी को समझ ही नहीं है तो ऐसा बोलेंगे तो मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे बहुत अच्छे से और बता दूंगा। तो जरा देखिए, हम मान लेते हैं किसी को नहीं समझ में आया, जिसको हम व्हाइट बोर्ड पे करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए, एक एक करके बता रहा हूं। मेरे पास स्क्रीन दिख रही है, व्हाइट बोर्ड सभी लोग को दिख रही है? हाँ जी सर। प्रॉफिट एंड लॉस में 10 लाख पड़े, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी तनख्वाह है, समझाने के लिए कह रहा हूं। तो जब आपको तनख्वाह महीने की मिलती है तो आप क्या करते हैं, अगर आपका कोई मकसद होता है तो उस मकसद के लिए आप या तो बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर देते हैं या गुल्लक में कर देते हैं। तो मैंने कहा इसमें से 2 लाख निकाल लेते हैं। फ्यूचर में जब पैसा नहीं होगा उसमें डिविडेंड बांटूंगा, तो ऐसे केस में ये पैसा हमने उठा करके कहां रख लिया, जनरल रिजर्व में भेज दिया। और जनरल रिजर्व से फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे, इस पैसे का इस्तेमाल डिविडेंड बांटने में करेंगे और बाकी जगहों पर करेंगे। तो इस तरीके से जन्म हुआ किसका, जनरल रिजर्व का। पैसा कहां से निकाला, साल भर के मुनाफे से निकाला, और एक रिजर्व क्रिएट कर लिया जिसका मकसद फ्यूचर में डिविडेंड की कमी को दूर करना या बाकी ऐसी चीजें जिसको कोई नहीं एडजस्ट कर सकता, वो जनरल रिजर्व के थ्रू एडजस्ट होगा। तो सर जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैपिटल में ऐड होगा तो 8,000 ना ऐड करेंगे तब तो? हाँ जी सर, 8 लाख ऐड होगा, बाकी जनरल रिजर्व में 2 लाख दिखाई देंगे। ठीक। अच्छा, अगला एसेट हमारा 10 लाख का था। कंपनी के डायरेक्टर कहते हैं कि भैया 25 लाख का एसेट हो गया है, चलो 15 लाख ऐड करो। तो आपने 15 लाख एसेट में तो ऐड कर दिया, बात तो ठीक है, लेकिन इसका दूसरा फर्क कहां पड़ा, एक तरह से मुनाफा हुआ आपको, ठीक है, एक तरह से मुनाफा हुआ। हाँ सर, ये तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन करने की वजह से हुआ, तो इस पैसे को हम लोग उठा के कहां डालेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालेंगे, ठीक है। उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख का था, डिबेंचर 5 लाख का था। अब ये पूरा 10 लाख कम होता है तो बैलेंस शीट 10 लाख से कम हो जाएगी। तो नियम बनाया गया कि जैसे प्रेफरेंस शेयर खत्म होगा, 10 लाख से बैलेंस शीट कम हुई, तो इतने का ही कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना देंगे। कैपिटल रिडीम करने पर जितना नुकसान होता है फेस वैल्यू का उतना पैसा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में चला जाता है।
उसी तरीके से डिवेंचर जब खत्म होता है जिस साल, तो उस साल हम लोग क्या करते हैं, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बना लेते हैं। ठीक है। और अगर कोई मुनाफा होता है कैपिटल नेचर का तो उसको कहां डालते हैं, कैपिटल रिजर्व में। और ये आपको दिखाई भी दिया होगा, जब शेयर फोर्फीट करते हैं तो उस समय जो भी पैसा बच जाता है फोर्फीचर के बाद भी, वो कैपिटल नेचर का मुनाफा होता है, कहां जाता है, कैपिटल रिजर्व में। कुछ समझना हो, कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं। अब मन में कोई प्रश्न आए तो तुरंत पूछ लीजिए। नहीं सर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो है, इसका मतलब वो नोशनल अकाउंट है, वो आपके पास पैसा तो है नहीं, आपने तो पे कर दिया और वो खत्म कर दिया। बिल्कुल सही आपने बोला सर। आपको एक सच्ची बात बताऊं, ये जितने भी रिजर्व हैं, इनका मकसद होता है मिलान करना। पैसा तो एक्चुअल में बैंक में ही पड़ा हुआ है। तो जो बैंक में भी कहा सर, हमने तो दे दिया। अगर हमने डिबेंचर खत्म कर दिया, हमने तो डिबेंचर के जो सब्सक्राइबर थे, हमने तो उनको पे कर दिया पैसा। बैंक में भी आपने सही बोला। तो जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में यहां पर तो आपको पैसा दिखाई देगा, लेकिन कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और डीआरआर, आपने बिल्कुल सही बोला, ये नोशनल की तरह है। इसमें इसका पैसा आपको बैंक में दिखाई नहीं देगा, नहीं। बैंक या दूसरे एसेट में दिखाई नहीं देगा। लेकिन सर लायबिलिटी तो खत्म हो गई। हाँ सर, लायबिलिटी खत्म हो गई, लेकिन क्या हुआ ना उतने से बैलेंस शीट कम हो गया। तो ये चाहते नहीं कि बैलेंस शीट आपका कम हो, तो इसके लिए इस तरह का रिजर्व क्रिएट कर देते हैं। इसका नियम ये होता है कि जितने से कैपिटल कम होगा उतने से ही ये बनाया जाएगा। ठीक है सर, देखिए समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सर एक्चुअली मतलब ये हुआ सर, मैं समझा रहा हूँ। जैसे ध्यान दीजिएगा, कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी है, बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूं। एक कंपनी है, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझिएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख के इसके पास है, इक्विटी शेयर कैपिटल इसके पास 10 लाख है, बैंक में इनके 15 लाख पड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए इन्होंने का पैसा हमारे पास ज्यादा है, प्रेफरेंस शेयर को पे करके खत्म करो। बैंक से 5 लाख माइनस किया, प्रेफरेंस शेयर 5 लाख माइनस हुआ और आ गया नील। अगर आप देखेंगे कि कंपनी की स्थिति अच्छी थी, एक्सेस पैसा था, इसलिए मैंने प्रेफरेंस शेयर को उठा के पे कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कंपनी की माली हालत बैलेंस शीट कम होने के बावजूद भी अच्छी है। यानी बैलेंस शीट 5 लाख से कम हो गया, बैंक में 10 लाख दिखने लगा, इक्विटी शेयर में 10 लाख दिखने लगा, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी का ही फल है कि हमने पैसा कमाया और जो प्रेफरेंस शेयर एक्सेस लायबिलिटी थी उसको हटाया। लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल कंपनी की सिचुएशन बहुत अच्छी रही, लेकिन फर्क क्या पड़ा, आपका बैलेंस शीट 5 लाख से कम हो गया। तो नियम ये बनाया गया कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 5 लाख से बढ़ाया जाएगा, ताकि बैलेंस शीट का प्रभाव या कैपिटल का जो प्रभाव है वो इंटैक्ट रहे, कैपिटल कम होता हुआ दिखाई ना दे, और जो आम पब्लिक है वो कंफ्यूज होके इस कंफ्यूजन में ना रह जाए कि कंपनी तो बर्बाद हो गई है। आपको मन में प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। इसका मतलब सर, अगर फ्यूचर में फिर से अगर प्रेफरेंशियल शेयर अगर इशू करना है तो इसी से कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सीआरआर, बिल्कुल आपने सही बोला, सीआरआर का मकसद ही होता है कैपिटल को बढ़ाना है, तो सीआरआर का इस्तेमाल करिए। सर एक बार जनरल रिजर्व बता दीजिए। देखिए जनरल रिजर्व आपका जो कहते हैं ना गुल्लक, जो जनरल नेचर का है कि पैसा रोज 10 रुपए बच रहा है तो डालते जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तो निकाला जाएगा। तो जनरल नेचर का भी यही मकसद होता है, हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के इसमें डाल देते हैं, और जब जरूरत होती है आपको डिविडेंड बांटने की या बाकी काम की, तो उसको गुल्लक फोड़ के निकाल लेते हैं, यहाँ फंड से निकाल लेते हैं। तो इसका नेचर जनरल नेचर का होता है। सर कैपिटल रिजर्व जो हमने बनाया, जैसे इन केस ऑफ वाइंडिंग अप होता क्या है कि हम जितनी कैपिटल है लायबिलिटी से पे करते हैं। अब उस केस में रिडेम्पशन का जो है उसको हम पे तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, उसको किसी को पे तो करना नहीं, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? नहीं देखिए, लेकिन हमको ये बताना पड़ेगा ना कि इतने से कैपिटल कम हुआ,
तो उतने से बैलेंस शीट को बचाने के लिए हमको सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। प्रश्न ये होना चाहिए कि सीआरआर कहां से क्रिएट करते हैं। तो सीआरआर क्रिएट करते हैं जनरल रिजर्व से, सीआरआर क्रिएट करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, यानी इन्हीं जगहों से पैसा लेकर के कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को क्रिएट कर देते हैं। उधर उतना कम हो जाएगा सर उसी रेशियो हाँ में। जी सर, हाँ जी, हाँ जी। क्लियर है? चलिए, तो जल्दी से आप पांचों जल्दी से देख लीजिए। अब बताइए कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। चलिए 1.65 में एक क्वेश्चन 4, इन्होंने बोला बड़े लंबे समय के लिए उधारी ली, जैसे लोन, जैसे डिवेंचर, तो कहां आएगा? तो आपने बोला नॉन करेंट लायबिलिटी। अगर टैक्स अकाउंटिंग का और इनकम टैक्स का डिफर करता है और लायबिलिटी के रूप में दिखाई दे रहा है तो ये नॉन करेंट लायबिलिटी है। अगर ग्रेजुटी का प्रोविजन बना है तो बड़े लंबे समय तक फर्क डालता है, या लंबे समय के लिए प्रोविजन हमने बना रखा है किसी और खर्चों का जो बड़े लंबे समय तक फर्क डालेगा, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। और ये किसका पार्ट है? नॉन करेंट लायबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत। ग्रेचुटी सर कहाँ से होगी? प्रॉफिट एंड लॉस से, जो जनरल रिजर्व है। तो सर ग्रेजुटी का प्रोविजन बनता है, मान लीजिए अप्रैल में 10-12 एम्प्लॉय रिटायर होने वाले, ये बात हमको पता चली, लेकिन पेमेंट तो हो रहा है अप्रैल में। 31 मार्च को हम चाहेंगे तो इसका प्रोविजन बना सकते हैं, क्योंकि 31 मार्च को पोजीशन हमको ये पता होगी कि कुछ लोग रिटायर होने वाले हैं। तो जो प्रोविजन बनाते हैं अगर छोटे समय तक प्रभाव डाले तो शॉर्ट टर्म, और बड़े लंबे समय तक प्रभाव डाले तो लॉन्ग टर्म। नहीं सर, उसमें पैसा कहाँ से आएगा? जनरल जो प्रोविजन बनाएंगे तो उसको प्रोविजन का जन्म एक ही जगह से होता है। तो प्रोविजन और रिजर्व का जन्म एक ही जगह से होता है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक। हाँ जी सर, जब हम इस साल का जैसे करंट ईयर का कोई बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उसी समय हम ये डिसाइड कर लेंगे कि सर कि जो कंपनी का खर्चा ये इतना है और ये इनकम टैक्स ये इतना डिसअलाउ करेगा, तो उसी हिसाब से डिफर्ड टैक्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। बिल्कुल कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें। तो सर लेकिन ये तो अगले साल पे करना होगा। कौन सा? डिफर्ड टैक्स की इनकम टैक्स का प्रोविजन? हाँ नहीं सर, ये डिफर्ड इनकम टैक्स का प्रोविजन आप पूछ रहे हैं ना। इनकम टैक्स का प्रोविजन पहली बात करंट लायबिलिटी होता है, वो तो तुरंत आपको पे करना होता है। तो तुरंत कैसे पे करते हैं आप? जैसे असेसमेंट होता है तो असेसमेंट होता है तो एक तरफ तो हमारा प्रोविजन दिख रहा है, मैं अभी करके दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आए। हाँ सर, और ये जो नेट लिखा रहता है वो क्या है? हाँ जी, जो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो ब्रैकेट में नेट लिखा हुआ है, नेट मतलब होता है कि लायबिलिटी एसेट में जो बड़ा हो उतने को ही दिखाएंगे आप। ओके। क्या बता रहा था, जरा बता दीजिए, एक बार भूल गया मैं। सॉरी, इनकम टैक्स का प्रोविजन। जरा देखिएगा ये बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के इस तरफ मैंने देखिए लिखा है क्या? टीडीएस 2020 2021, जितना कटा होगा वो सामने लिखा होगा। फिर लिखा होगा मैंने क्या? एडवांस टैक्स। फिर क्या लिखा होगा? टीसीएस 2021। तो इतना टैक्स साल भर में कट के जमा हो गया है, और हमने यहाँ इस साल का टैक्स इनकम टैक्स प्रोविजन के नाम से यहाँ दिखा रखा है। यानी साल के अंत में इनकम टैक्स प्रोविजन करंट लायबिलिटी में दिखेगा और टीडीएस, एडवांस टैक्स, टीसीएस करंट एसेट में दिखाई देगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए इनकम टैक्स का प्रोविजन आपने बनाया 10 लाख का, टीडीएस था 2 लाख, एडवांस टैक्स था 4 लाख, और ये था टीसीएस था 3 लाख। तो 5 और 4 9 लाख। अब इनकम टैक्स का असेसमेंट आप लोग ने जब किया तो जैसे ही किया, अब क्या होगा? टीडीएस में जो 2 लाख थे पूरे 2 लाख माइनस हो गए, इससे इनकम टैक्स के प्रोविजन से।
कितना 10 लाख था ना, 2 लाख माइनस हो गया। टीडीएस के बाद एडवांस टैक्स कितने का था, 4 लाख, पूरा 4 लाख माइनस हुआ, यहां से भी 4 लाख माइनस हुआ। फिर टीसीएस 3 लाख था, 3 लाख पूरा माइनस हुआ, 3 लाख माइनस हुआ। ये असेसमेंट के बाद की बात बता रहा हूं, आपने असेसमेंट किया तो आप ऐसे ही कर रहे हो, और अकाउंटिंग में भी मैं ऐसे ही कर रहा हूं, ठीक है। अब बैंक हमने लिख दिया, क्यों लिखा अभी आपको समझ में आएगा। 10 में से 2 गया 8, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 3 गया 1 लाख बचा। तो जब असेसमेंट हुआ तो आपने ऑन द स्पॉट नोटिस ऑफ डिमांड दिया, कितने का, 1 लाख का, क्योंकि 2, 4, 3 तो एडजस्ट हो गए, 1 लाख और देना था। तो जैसे 1 लाख की बात हुई तो मैंने यहाँ 1 लाख पे कर दिया, और बैंक से भी कितना पे हो गया, 1 लाख पे हो गया, और यहाँ प्रोविजन आपका नील हो गया, इस साल का टीडीएस नील हो गया, एडवांस टैक्स नील हो गया, टीसीएस नील हो गया। तो ये कब होता है, जिस समय असेसमेंट हो जाता है और आप 143(1) देते हैं। कोई मन में प्रश्न? हाँ सर, अगर असेसमेंट सर उस फाइनेंशियल के बाद होता है तो क्या ये 1 लाख जो डिफर्ड टैक्स में रहेगा? हाँ सर, ये प्रोविजन और ये टीडीएस एडवांस टैक्स देखिए, इसीलिए मैंने ईयर लिखा हुआ है। ईयर इसलिए लिखा हुआ है कि मान लीजिए एडजस्ट नहीं हुआ तो ये अगले सालों तक कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। नहीं सर, ये जो 1 लाख का एक्स्ट्रा है, मान लीजिए टीडीएस ओडीएस तो हो गया, अब असेसमेंट चूंकि हमने दे रखा है, 1 लाख इसमें एक्स्ट्रा इनकम टैक्स का है, मान लीजिए पे होने के बाद भी असेसमेंट हमारा बचा रहता है, अभी कोई वो नहीं है, डिमांड नोटिस नहीं है, तो 1 लाख कहाँ डिफर्ड टैक्स में दिखाएंगे? नहीं, ये प्रोविजन में दिखता रहेगा सर, डिफर्ड टैक्स के भी बात नहीं कर रहे, प्रोविजन की बात। अच्छा, ऐसे तो प्रोविजन में करंट लायबिलिटी आ गई ना। हाँ मैडम, इसीलिए तो इसको इनकम टैक्स को करंट लायबिलिटी में बुक करते हैं हम लोग, इनकम टैक्स के प्रोविजन को। इनकम टैक्स प्रोविजन करंट लायबिलिटी होता है, और टीडीएस एडवांस टैक्स टीसीएस ये आपका करंट एसेट होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 5, नेम द आइटम्स डेट आर शोन अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म उधारी कौन कौन सी होती है, तो डिवेंचर पब्लिक से लिए हुई उधारी, बॉन्ड पब्लिक से ली हुई उधारी, टर्म लोन जो बैंक से 8-10 साल का लोन लेते हैं उसको टर्म लोन कहते हैं, पब्लिक से लिया हुआ डिपॉजिट पैसा, या और भी कोई लोन या एडवांस आपने लिया हुआ है अपने मेंबर या किसी और से, तो ये हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग तभी कहलाएगी वो बड़े लंबे समय तक जिसको हम पे करेंगे तो इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लिखेंगे, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में लिखेंगे। एक नजर से जरा सब लोग क्वेश्चन 5 देख लीजिए। पब्लिक डिपॉजिट तो सर बेसिकली बैंक्स वगैरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज करते होंगे ना सर? हाँ जी, पब्लिक कंपनियां भी यूज करती हैं, लेकिन फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि पब्लिक का पैसा है तो पब्लिक कंपनी के पास इसकी पावर होती है। देखिए वो किस तरह से लेती हैं पैसा सर? एक तो डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, हाँ, शेयर्स हो गए, प्रेफरेंशियल, बाकी किस तरह से डिपॉजिट लेती होंगी? ये पब्लिक से लेते हैं सर, थोड़ा थोड़ा करके बॉन्ड के रूप में। होता क्या है सर, समझिएगा, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कंपनी जब बनती है तो ये कहा जाता है कंपनी बनने का मकसद पैसा लेना है मेन, ठीक है, और लायबिलिटी को लिमिटेड करना है। तो कंपनी, आपने सुना होगा छोटे छोटे लोग आजकल बात क्या करते हैं कि अरे कंपनी बनाएंगे, खूब पैसा लेंगे, खूब जैसे रिलायंस काम करता है वैसे ही काम करेंगे। कंपनी बनाने का मकसद ही अगर देखा जाए मूलभूत रूप से पब्लिक कंपनी कि पब्लिक से पैसा लेना, पब्लिक से पैसा इक्विटी शेयर के नाम से लिया, प्रेफरेंस शेयर के नाम से लिया, डिवेंचर के नाम से लिया, बॉन्ड के नाम से लिया, पब्लिक डिपॉजिट के नाम से लिया, और चिट फंड सर क्या जी पब्लिक कंपनियां पब्लिक डिपॉजिट के नाम से कोई ऐसी डिपॉजिट लेती हैं? नॉर्मली सर तो फाइनेंस बैंक जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो तो लेती हैं, लेकिन क्या ये लोग भी लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं सर, लेकिन कंपनीज एक्ट में एक प्रावधान आया है अभी कि ऐसा है, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो पब्लिक से पैसा ले सकती है, लिमिटेशंस नहीं लगाए गए हैं, लेकिन जो कंपनियां नॉर्मल पब्लिक है वो आम पब्लिक से पैसा नहीं लेंगी जब तक वो डिवेंचर या बॉन्ड का वो परमिशन जो लेती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से,
केवल उतने पोर्शन से ही ले पाएंगे, बाकी नहीं। आप अपने मेंबर से भी पैसा नहीं ले सकते, ये रिस्ट्रिक्शंस डाली गई। नहीं तो सर, ये मतलब जैसे कोई एक एग्जांपल बॉन्ड उन के अलावा जो पब्लिक डिप्यूट से कंपनी पैसा ले रही है, वैसा? चलिए मैं आपको पहले तो पूरा बता देता हूँ 1 to 1, मुझे लगता है बाकी चीजों में भी कंफ्यूजन है, तो 1 to 1 मैं पूरा बताता हूँ, ठीक है? समझिएगा। देखिए, मुझे पैसा चाहिए खूब, उधारी के रूप में। तो खूब चाहिए तो पब्लिक ही खूब दे सकता है, ठीक है? लीगल चीजों को तो हम लोग कवर कर सकते हैं, लेकिन जब पैसा लेने की बारी होती है तो पब्लिक से बेहतर कोई नहीं है, इसको हम पब्लिक एट लार्ज कहते हैं। तो एक एक आदमी से अगर आपको पैसा लेना है तो आप क्या करेंगे? आम पब्लिक से तो एक एक आदमी से जाके 10-10 रुपया उधारी मांगेंगे तो हो चुका। तो आप कहते हैं एक फिक्स कागज पे लिख लेते हैं कि हाँ 100 रुपए की उधारी को एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट हम मानेंगे। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट एक बनाते हैं कागज पे और कहते हैं कि आम पब्लिक से मैं, एक आदमी अगर एक डिबेंचर खरीदता है तो उसको 100 रुपए उधारी उसने मुझे दी है, ये माना जाएगा। इसी तरीके से जितनी उधारी की जरूरत होती है, मान लीजिए 10 करोड़ की, तो 10 करोड़ से 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो उतने डिबेंचर इशू किए गए हैं, और उतने डिबेंचर जिसने ले लिया है उसने माना जाएगा कि कंपनी को हमको उधारी दी है। अब प्रश्न आता है डिबेंचर कौन इशू कर सकता है? तो डिबेंचर आपकी पब्लिक कंपनियां इशू कर सकती हैं, उसके पास उसकी पावर नहीं सर, डिबेंचर नहीं सर, मैं पब्लिक, जैसे आप यहाँ पे तो डिबेंचर अलग हो गया, बॉन्ड अलग हो गया। नहीं तो मैं पूरा ही बता रहा हूँ, मैं पांचों ही बता रहा हूँ, पूरा पांचों ही बता दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि एक प्रश्न आया पब्लिक डिपॉजिट का, ये तो छोटा पार्ट था आपका, मैंने कहा ये मैं पांचों ही बता दे रहा हूँ, ठीक है? चलिए अब आप ही लोग बताइए, बॉन्ड और डिबेंचर में क्या अंतर है? बॉन्ड और डिबेंचर में कोई सज्जन बताना चाहेंगे? कोई भी? सर नहीं पता। चलिए मैं बताता हूँ। अब मैं आपको हेल्प करता हूँ, इसलिए हेल्प करता हूँ कि फ्यूचर में कभी इस तरह से कंफ्यूजन ना हो। एनएचएआई डिबेंचर इशू करता है कि बॉन्ड इशू करता है? बॉन्ड। बॉन्ड इशू करता है। आरईसीएल डिबेंचर इशू करता है कि बॉन्ड? बॉन्ड सर। बॉन्ड। अच्छा ये बताइए, एनएचएआई बॉन्ड क्यों इशू करता है? तो मैंने कहा चलिए बात करते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पैसा बड़े लंबे समय के लिए फंस जाता है, तो वो क्या करता है? कैसे फंसता है? जैसे उसको हाईवे बनाने में 3 से 4 साल लग जाता है, तो जब 3 से 4 साल या 5 साल लगता है, उसके बाद वो क्या करता है? उस पर्टिकुलर रोड का मतलब हाईवे को नीलाम करता है। तो नीलाम किसे करता है? नीलाम करता है आम प्राइवेट बंदों को, जो उसका ठेका लेते हैं, वसूली करते हैं और शुरुआत में ही पैसा लमसम दे देते हैं एनएचएआई। अभी जो टोल बूथ पे आप जा रहे थे तो आपने देखा होगा कि फास्टैग होगा तो गाड़ी आराम से निकल जाती है, फास्टैग नहीं होगा तो आपसे पैसा दुगना लेते हैं। तो जो दुगना पैसा लेते हैं उसका आधा पैसा 50% गवर्नमेंट को चला जाता है और 50% एनएचएआई को जाता है, ठीक है? तो अब हुआ क्या, एनएचएआई के पास सोर्स फ्यूचर में तो अच्छा खासा आएगा, अच्छा खासा पैसा फ्यूचर में मिल जाएगा, लेकिन शुरुआत में जब रोड बनाता है उसमें पैसे की जरूरत होती है, और पैसा ऐसा चाहिए जिसमें सरदर्दी ना हो 3 और 5 साल तक। तो ऐसे केस में वो क्या करता है? डिवेंचर अगर इशू करेगा तो हर साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कहता है एक निश्चित अवधि की उधारी मैं इशू कर रहा हूं पब्लिक को, और उस निश्चित अवधि तक आप बीच में पैसा नहीं मांगेंगे, आप 3 साल या 5 साल बाद ही मांगेंगे, और वो मैं विद इंटरेस्ट आपको दे दूंगा, एक साथ हर साल की बात नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं बॉन्ड में अगर देखा जाए तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिवेंचर से अलग है। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या? ये एक निश्चित अवधि का होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या? डिवेंचर में हर साल इंटरेस्ट देना है, बॉन्ड में नहीं देना है। और
बॉन्ड ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इसका इस्तेमाल ज्यादा करती हैं, जिनका पैसा एक बड़े लंबे समय तक फंस जाता है। अब बॉन्ड को देख लीजिए और बताइए। सर डिबेंचर भी तो कुमुलेटिव और नॉन कुमुलेटिव होता है ना? हाँ सर, लेकिन उसमें क्या है, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव में इंटरेस्ट तो देना ही है, चाहे आज दीजिए चाहे कल दीजिए। बॉन्ड में तो पहले ही तय हो गया कि हम आपको 5 साल बाद ही देंगे लमसम पैसा। इंटरेस्ट तो दे रहा है सर बॉन्ड में भी, लेकिन हाँ, ये है इंटरेस्ट कि दे रहा है कि, लेकिन लंबे समय में फंसा दिया सर। पीरियड, हाँ हाँ, पीरियड उसका जैसे सर मैं आपको बताऊं, भारत मैच्योरिटी वाला होगा सर, इसमें हाँ बॉन्ड में सर, शायद मैच्योरिटी का सिस्टम नहीं, होगा। छोटी ही वर्ड जब ब्लॉक हो गया ना सर कि 5 साल के लिए, तो 5वें साल मैच्योर होगा तभी पैसा देगा वो विद इंटरेस्ट। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, भारत देश में अगर अगर आप चाहते हैं बिजनेस को बहुत बढ़ावा देना, ठीक है, बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं, तो जितनी कंपनियों ने 5 साल से ज्यादा अवधि कंप्लीट कर ली है और जिनका बिजनेस अच्छा चला, तो ऐसे केस में इन लोगों को बैंक लोन इसी तरीके से दे जैसे बॉन्ड में दिया जाता है। यानी आपको 5 सालों तक कोई पैसा नहीं देना, आप अपना बिजनेस कर लीजिए। 5वें साल के बाद से आप मुझे पैसा विद इंटरेस्ट मुझे देंगे, और ये जो 5 साल का क्यूमुलेट हुआ इसका देंगे साथ में। तो कोई भी बिजनेसमैन जिंदा हो जाएगा। कारण क्या है, जैसे कोरोना काल है, हर महीने उस बेचारे का पैसा खर्च हो रहा है और पैसा आ कहीं से नहीं रहा है। अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि 3 सालों तक आपको जो लोन दिया जा रहा है उसमें मैं पूछने भी नहीं आऊंगा, चौथे साल से मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा, इन 3 साल वाला भी और उसके बाद का भी, तो कोई भी बिजनेसमैन जिंदा हो जाएगा। तो बॉन्ड अगर देखा जाए तो इसका मकसद यही था कि जो लंबी अवधि तक पैसे फंस जाते हैं, एक निश्चित काल तक उसकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है, और बाद में आप अच्छे से जब पैसा निकाल लेते हो तो इजीली पैसा पे ऑफ कर पाते हो। ठीक है। टर्म लोन, टर्म लोन एक तरह से बैंक का लोन हो गया, ओडी हो गया, सीसी हो गया, जिसको बैंकों से लेते हैं। पब्लिक डिपॉजिट के बारे में बताऊंगा, ये पब्लिक से लिया हुआ पैसा है, पब्लिक कंपनी ले सकती है, लेकिन ये छोटी अवधि का होता है, यानी 6 महीने। तो आप पब्लिक से पैसा ले रहे हो 6 महीने के लिए और 6 महीने बाद वापस कर दोगे। यानी जो आपकी छोटी जरूरतें होती हैं उसका पूरा करने के लिए आप पब्लिक डिपॉजिट का इस्तेमाल करते हो, और यहां भी पैसा पब्लिक से ही लिया जाता है। ठीक है। अदर लोन है, हाँ जी हाँ जी, वैसे लॉन्ग टर्म में क्यों कैटेगराइज किया हुआ है? मैं बता रहा हूं आपको। लॉन्ग टर्म में अगर नीचे अगर आप देखेंगे पब्लिक डिपॉजिट को, शायद करंट लायबिलिटी नीचे दिया हुआ है, नीचे और 2-4 क्वेश्चन नीचे जाएंगे तो वहां पर भी आपको इस तरह की चीजें दिख जाएंगी। तो होता क्या है, पब्लिक डिपॉजिट अगर 1 साल से ज्यादा का हो तो उसका कैटेगराइजेशन लॉन्ग टर्म में होगा, और 1 साल से कम होगा तो फिर वो करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। अभी एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। डिबेंचर भी करंट लायबिलिटी में आता है, बॉन्ड भी करंट लायबिलिटी में आता है, लोन भी करंट लायबिलिटी में आता है। कब आता है? जिस साल वो पूरी तरह से पे हो जाता है। तो जिस साल पूरी तरह से पे होने लायक हो जाता है, उस साल डिबेंचर, बॉन्ड, लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग से हट करके करंट लायबिलिटी में आ जाता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आ जाता है। ठीक है। हाँ संजय सर, अब आप बताइए, आप आपका प्रश्न। नहीं ठीक है सर। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और चीज बता दें इन सब में, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड क्या होता है? जिसमें कुछ गिरवी रखा जाता है तो डिबेंचर सिक्योर्ड ही होता है। यानी जब कोई आप डिबेंचर का पैसा लेते हो तो आप उसके बदले कुछ ना कुछ गिरवी जरूर रखते हो, यानी डिबेंचर आमतौर पे सिक्योर्ड होता है, बॉन्ड आमतौर पे सिक्योर्ड होता है, लोन आमतौर पे सिक्योर्ड होता है, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट अनसिक्योर्ड होता है। अदर लोन्स एंड एडवांस अनसिक्योर्ड होता है। ठीक है। और कोई मन में प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। किसी को पूछना है? चलिए, छठा प्रश्न पढ़ लीजिए।
एक कंपनी के पास मुनाफा है 1 लाख रुपए का पहले से पड़ा हुआ, साल भर में 75,000 और कमाया तो 75,000 ऐड हो जाएगा, 15,000 डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डाल दिया तो माइनस हो जाएगा, और डिविडेंड 25,000 का सोच रहा है कि पे करेगा तो वो भी माइनस होगा। अब कैसे वर्किंग करेंगे जरा देखिए। रिजर्व एंड सरप्लस देखिए, नोट 1 1.5 लाख डाला है, कैसे डाला है, तो इस 1.5 लाख में देखिए क्या क्या आया है, 1 लाख प्लस 75,000, 1,75,000, 1,75,000, ठीक है। 1,75 में आप क्या करेंगे, देखिए क्या लिखा है, इट डिसाइडेड टू ट्रांसफर 15,000 टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड ऑल्सो प्रपोज टू पे डिविडेंड ऑफ कितना, 25,000 रुपए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 1,75,000 से 15,000 माइनस करिए, फिर 25,000 माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में बचा हुआ पैसा है। फिर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी एक तरह का रिजर्व है, तो ये डीआरआर में 15,000 नाम से दिखाई देगा, और डिविडेंड हमारी करंट लायबिलिटी में दिखाई देगा, ठीक है। अब ये मैं करके दिखा रहा हूं आपको, देखिए ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा हुआ था पैसा 1 लाख, इस साल सरप्लस आ गया 75,000। अब आप क्या करेंगे, रिजर्व का कोई भी पैसा यहीं से निकालेंगे, तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व से 15,000 निकाला, अच्छी बात है, निकाला है तो नीचे रिजर्व डीआरआर रिजर्व है, यहाँ पे 15,000 दिखा देंगे, ठीक। फिर प्रपोज डिविडेंड इतना 25,000 किया है। अब ये जो प्रपोज डिविडेंड है ये करंट लायबिलिटी में दिखाई देगा, किस नाम से, प्रपोज डिविडेंड, कितना, 25,000। अब देखिए बैलेंस कितना है, तो 1,75 हम 15 गए 1,60, और 1,60 में 25 माइनस कर लीजिए 1,35। ये प्रॉफिट एंड लॉस का बचा हुआ बैलेंस है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में 15, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 1,50 आपका दिखाई दे रहा है किसमें, रिजर्व एंड सरप्लस, किसमें दिखाई दे रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छे से देख लीजिए आप लोग, शुरुआत में मुनाफा 1 लाख, इस साल का मुनाफा कमाया 75,000, डिवेंचर रिजर्व में डाला 15, ऊपर माइनस हुआ, नीचे डीआरआर में आ गया, प्रपोज डिविडेंड 25,000 दिया, माइनस हो गया, और करंट लायबिलिटी में क्योंकि पे नहीं हुआ है तो करंट लायबिलिटी में प्रपोज डिविडेंड 25,000 दिखने लगा, ऊपर बचा 1,35, डीआरआर भी एक तरह का रिजर्व होता है तो 15,000 बाहर दिखा दिया, दोनों को ऐड किया तो 1.5 लाख आ गया आपका, और नीचे करंट लायबिलिटी में प्रपोज डिविडेंड 25,000 दिखने लगा। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। चलिए अब जरा यहाँ देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस में 1.5 लाख लिखा है, और करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन देखिए 25,000 दिख रहा है। मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। सर ये वापस एक 15,000 1,35 में क्यों जोड़ दिए? सर क्योंकि रिजर्व का पार्ट है ना, अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न आप पढ़े तो ऊपर तो देखिए रिजर्व कितने प्रकार के होते हैं, ये देखिए ये सब रिजर्व ही तो है, तो एक ही जगह आएंगे ना सर। ओके सर, ओके सर। ये याद रखना ही सर कठिन काम है। नहीं सर, याद रखना बहुत आसान है। कारण क्या है, 2-3 बार जब आप लगाएंगे सर आपको सब याद हो जाएगा। जैसे आपने कहा हमें कैसे पता रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है, सरप्लस मतलब मुनाफा, रिजर्व जिसके साथ रिजर्व लिखा होगा वो रिजर्व।
सर बहुत इजी है, जानते हैं हम लोग ने मुश्किल बना रखा है इसको। एक बार सर आप पढ़ने लगेंगे, आपको तो रेगुलर देखना है सर, तो हर दिन में एक बार तो आपको दिखाई देगा, और एक बार इसको समझ गए तो हम लोग का हाल उस मैकेनिक की तरह हो जाएगा जो चलता हुआ पंखा देख के बता देगा कि गड़बड़ कहाँ है। बस जरूरत है हर दिन देखने की। आप लोग समझिए कि मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन आज की डेट में इतना तो पता ही है, कोई भी गड़बड़ी होती है तो मुझे पता चल जाता है बैलेंस शीट देख के कि कहाँ गड़बड़ हुई। तो इतनी बार करते गए खुद से आ गया समझ में सारी चीजें। तो मुश्किल नहीं है, बस एक बार देखते चलिए, कंफ्यूजन हो तो पूछिए। जब आप पढ़ाते हैं सर कोई कंफ्यूजन रहता है, करते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। सर यही तो अच्छी चीज है, अगर कोई हमसे ये कहे कंफ्यूजन नहीं है तो मुझे बड़ा डर लगता है। इसलिए डर लगता है, इसका मतलब वो सामने वाला कर नहीं रहा है, क्योंकि करेगा तो कंफ्यूजन पक्का होगा 100%। दूर कब तक होगा सर ये? 1 महीना सर लगेगा, 1 महीने का ये डोज है, तो 1 महीने में दूर हो जाएगा सर। सर ये जितना डीआरआर में था सर बेसिकली मतलब सीधे नहीं सर, आपको अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा। मतलब सीधे 1.5 लाख ही आएगा सर? नहीं आएगा 1.5 लाख, लेकिन नोट्स देखिए, नोट 1 सामने लिखा है, तो नोट 1 में आपने क्या बनाया? तो नोट 1 में तो सर बताना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं क्यों इतना ऐसा करते हैं, आम पब्लिक के सामने ये फिगर जाए। तो जब आम पब्लिक के पास जाने क्या किया, जो मैंने किया वही इन्होंने भी किया हुआ। ठीक है, फिर नीचे देखिए, देख लीजिए सभी लोग। चलिए मान लेता हूँ आ गया है इलस्ट्रेशन। सर एक चीज बता दीजिए सर। सर ये बैलेंस शीट में ये मेजर हेड, उसके बाद फिर सब हेड और नोट्स ऑफ अकाउंट, इन सब की जगह अगर एग्जाम में हम सारे सब हेड लिखते चले जाएं, अगर टोटल टैली हो रहा है लायबिलिटी और असेट का, तो फिर क्या सही होगा सर? बस कुछ मार्क्स कटेंगे आप। अच्छा सर। तो सर लेकिन परेशान ना होइए, मैं इतना ही कहूंगा कि 1 महीने बाद ऐसी कोई स्थिति आएगी ही नहीं, ठीक है? क्योंकि आपको हेड भी याद होगा, आपको सब हेड भी याद होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 जरा रीड कर लीजिए सर। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल। तो मैं मान के चल रहा हूं डेटर्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल आपको पता है, तो डेटर्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल को हम लोग ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। अब इनका प्रश्न है कि जो ट्रेड रिसीवेबल है क्या करंट एसेट की तरह दिखाई देगा? हाँ जी सर, हाँ जी दिखाई देगा सर। बिल्कुल सही बोला आपने। अब कुछ नीचे केस दे रखा है, जरा देखिएगा। केस 1 ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड और एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड। ठीक है, तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 10 है, एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 11। मतलब क्या है? तो मैंने कहा मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूं सर। देखिए होता क्या है, दुनिया में किसी को उधार दे देंगे तो वो वापस नहीं करता, ये पहला नियम ध्यान रखिएगा। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है कि किसी को उधार में सामान दे दिया तो वापस करने का नाम नहीं लेता है। तो आमतौर पे देखिए वापसी क्या है, जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड और एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड, यानी वापसी करेगा 11 महीने, वापसी करेगा यानी उसका रियलाइजेशन है वो कितना है? 11 महीने। ठीक है, और ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है? जब एक रॉ मटेरियल से हम फिनिश गुड बनाते हैं फिर उसको उधारी में बेचते हैं,
तो कितने समय तक पैसा फंसा रह गया? तो 10 महीने तक फंसा रह गया और अगले 11 महीने में फिर पैसा हमारा रिकवर होगा। क्या ये करंट एसेट है कि नहीं है? तो देखिए आंसर या रीजन में क्या लिखा है। तो सिंपल सा आंसर है कि 12 महीने में इसकी वसूली हो जानी है, इसीलिए मैं इसको करंट एसेट में डालूंगा। लेकिन सर 12 महीने का मतलब ये तो नहीं कि फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है। अगर मान लीजिए उसने मिड फाइनेंशियल ईयर में लिया और नेक्स्ट मिड फाइनेंशियल ईयर में दे रहा है, फिर तो ये तभी तो सर बैलेंस शीट में आ रहा है। ये बैलेंस तो तभी बचेगा जब साल के अंत में दिखाई दे। जी सर, जी सर। तो कुल मिला के ये जो प्रश्न दिया है ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है। सिंपल सा प्रश्न मतलब ये जो ऑपरेटिंग साइकिल दिया है इसको भूल जाइए कि सामान बनाने से लेके बेचने तक में टाइम कितना लगा, इससे कोई मतलब नहीं। एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड को देखिए। अगर मेरा पैसा 12 महीने में मिल जाता है तो ये हमारा करंट एसेट है। अदरवाइज 12 महीने से ज्यादा का रियलाइजेशन होता है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये हमारी हो जाएगी लॉन्ग टर्म नेचर की। ठीक है, तो इसको नॉन करंट एसेट कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ था नहीं। इलस्ट्रेशन 9, क्वेश्चन 9 पढ़ लीजिए, ये आज का आखिरी क्वेश्चन। सर उसका फोर्थ ऑप्शन कुछ और अलग दिया हुआ है। हाँ हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है। उसमें ऑपरेटिंग साइकिल आपका ज्यादा हो गया है। हाँ सर। तो अब थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे, तो ये होमवर्क रहेगा आज का। क्वेश्चन 9 जरा देख लीजिए। होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 4? नहीं, डू ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लगाएंगे। कॉल इन एरियर आप सभी को याद होगा, शेयर होल्डर फंड में माइनस करते हैं। देख लीजिए डिस्क्लोजर में क्या लिखा है। यानी आज के बाद से कभी भी कॉल इन एरियर होगा, हम शेयर कैपिटल से उसको माइनस कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आप सभी को बता चुका हूं, अलग से शो करेंगे। अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड पे नहीं किया तो करंट लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, अब कंटिंजेंट लायबिलिटी मैं बता करके क्लोज कर देता हूं। देखिए कंटिंजेंट का अर्थ क्या होता है? जो अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में किसी इवेंट के होने के बाद होगा, जिसको बोलते हैं कंटिंजेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में हो जाएगा, तभी या तो पैसा आएगा या जाएगा। एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको। आपकी कंपनी चल रही है, आपके ऊपर आपके एम्प्लॉय ने केस कर दिया कि आपकी फैक्ट्री में वो गिरा है और मेडिकल का पैसा आपको देना है। तो नियम कहता है कि अगर फैक्ट्री के दायरे में कोई गिरा है तो उसका पैसा फैक्ट्री को ही देना होता है। अब क्या किया जाए? ये आपको भी पता है, ये उसको भी पता है, लेकिन केस उसने कर दिया, आप देना नहीं चाहते हो, तो ये आपके लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी है। फ्यूचर में जब केस डिसाइड होगा तो पैसा देना है, क्योंकि पैसा देना, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया कंटिंजेंट लायबिलिटी। फ्यूचर में कोर्ट ऑर्डर करेगा और पैसा देना होगा, तो फ्यूचर में इवेंट हुआ तो कंटिंजेंट, और पैसा देना होगा तो लायबिलिटी, इसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। और अगर पैसा लेना होता तो कंटिंजेंट एसेट। कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट एसेट की कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती, ये बस इंफॉर्मेशन के रूप में हम अलग से दिखा देते हैं। जल्दी से देख लीजिए। मतलब सर ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा? नहीं सर, बस एक नोट्स लिख के छोड़ दिया जाएगा। चलिए 9 हो गया है, 10 में भी कुछ नहीं है, आप लोग रीड कर लेंगे। 11 भी कुछ नहीं है, 12 भी कुछ नहीं है। आप सारे क्वेश्चंस इसके लगा लेंगे जितने भी हैं। सर अनपेड डिविडेंड क्युमुलेटिव प्रेफरेंसेस पे फिर तो वो अगले साल वो नॉन करंट में भी तो चला जाएगा अगर नहीं पे होगा 12 महीने में तो। हाँ सर, लेकिन नियम का शेयर का क्या है कि अगर एक बार डिक्लेयर हो गया तो पे तो होगा ही,
और 7 सालों तक अगर पे नहीं होता है तो वो चला जाता है, आपको पता है, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड। तो बहुत सारे नियम इन्वेस्टर एजुकेशन फंड। नहीं सर, मान लीजिए जैसे वो तो हम कह ही रहे ना कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पे है, तो कुमुलेटिव मतलब 1-2 साल तो क्यूमुलेट हो ही सकता है। हाँ, तो अगर वो तो अनपेड नहीं होना चाहिए, पे कर दीजिए उसको। नहीं सर, अनपेड है तभी तो कुमुलेट होगा सर। हम तो 1-2 साल बाद, लेकिन जब हम 3 साल बाद पे करेंगे तो बाकी 2 साल में उसको 12 महीने से ऊपर, तो वो फिर तो नॉन करेंट में दिखेगा ना सर 12 महीने के बाद। सर देखिए, हमने एंट्री ही नहीं पास की क्योंकि हमने डिविडेंड दिया ही नहीं है, आपको पैसा था ही नहीं समझे आप? नहीं सर, आपने मुझे क्यूमुलेटिव की पावर दी, और हम लोग अकाउंट्स वाले बहुत तेज होते हैं। पावर तो दी कि आप एक साथ पे करोगे, हमने एंट्री ही नहीं मारी। हमने कहा जब पे करेंगे, जब बोला जाएगा तब करेंगे एक साथ ही सर। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या हुआ कि कंपनी ने बोला कि नहीं, हम इस साल डिक्लेयर कर रहे हैं, पेमेंट आपको तीसरे साल। ठीक है, ऐसे केस में फंसेगा क्योंकि वो लायबिलिटी के रूप में दिखाई देगा, तो वो आपकी बैलेंस शीट को खराब करता है वो। लेकिन सर मान लीजिए करना ही है तो अगर वो 12 महीने से ऊपर नहीं पे हुआ तब तो नॉन करेंट में जाएगा ना सर? आराम से नॉन करेंट में चला जाएगा, बिल्कुल आपने सही पकड़ा। अगर आप इसको दिखाना चाह रहे हैं तो 3 साल बाद पे होगा तो ये नॉन करेंट में चला जाएगा। ठीक। और कोई प्रश्न मन में उठ रहा हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन खूब सारे हैं इसमें। आप लोग तो 13 ही बता रहे थे, मुझे लग रहा है इसमें 40-50 क्वेश्चन है। लेकिन अच्छी चीज क्या है, इसको जिसने लगा लिया उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, मतलब सारी चीजें क्लियर रहेंगी। 51 क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कल आप लोग इसको करके आएंगे। मन में कोई प्रश्न उठ रहा होगा तो उसको पूछेंगे। सर लेकिन ओपन तो हो नहीं रहा है ये। सर इसमें क्या करिएगा, इसको उससे खोलिएगा, क्या नाम है, मैनिपुलेशन डाउनलोड कर दीजिएगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे ओपन करिएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी सर। क्वेश्चन 5 में सर। जी जी जी। उसमें सर एक हम लोगों ने वो किया था, जरा लिंक भेजिएगा जरा इसमें। पहले वाला सर, पहले वाला। हाँ, लिंक भेज दीजिए। अच्छा सर, एक मिनट सर, ढूंढना पड़ेगा। अनुज जी, डिवेंचर सिक्योर्ड होता है, और इसके पीछे की कहानी बता दूं कि सरकार ने नियम बनाया कि डिवेंचर इशू करना है तो एक ट्रस्ट अलग बनाएंगे। ठीक है, और ट्रस्ट ये तय करेगा कि जो लोगों का पैसा आया हुआ वो अलग बैंक में रहेगा, और साथ ही उसके आगे गिरवी क्या रखा उसका हिसाब बना के भी रखें। कोई एक सज्जन शेयर कर दें, अदरवाइज फिर हम लोग कल देखेंगे। अच्छा, कर दिया। हाँ सर बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 5 में जो नोट 4 है पीपी वाला, प्लांट, सर नहीं सर, प्लांट एंड मशीनरी का सर नोट 4 है एक। क्वेश्चन 5 इलस्ट्रेशन 5 ही पूछ रहा है ना? हाँ क्वेश्चन 5 सर, क्वेश्चन 5 में नोट 4 है ना सर, प्लांट एंड मशीनरी का। पेज नंबर बताइए। अच्छा सर, पेज नंबर है सर 4.37। सर नोट्स जो होते हैं लास्ट में उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ बताइए सर। अरे सर अब इसमें जैसे यहाँ नीचे 172-8 किया, क्योंकि ये जो प्रोविजन में ऑलरेडी पिछले वाले का डिप्रिसिएशन जो 8000 था वो उसमें इसीलिए माइनस कर दिया है ना सर? हाँ जी सर, बिल्कुल सर। अब सर मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमने इसमें से माइनस किया है तो हमारे पास जो 770 था उसमें से हम केवल 2 जो असेट्स की वैल्यू थी वो क्यों नहीं माइनस कर रहे हैं? हम पूरा 10 माइनस कर रहे हैं और फिर हम यहाँ से 8 ये भी माइनस कर रहे हैं। सर देखिए, 2 चीज समझिएगा, आप 2 भी लिखेंगे तो भी आंसर आएगा, नहीं आ रहा है सर। जैसे मैंने मान लिया 7 आएगा कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूँ सर। हाँ, माइनस माइनस क्या होता है सर? प्लस होता है सर। अब देखिए, लेस डेप्रिसिएशन में लेस 8 हो रहा है,
ठीक है सर। तो आएगा +8, ऊपर -10 है। लेस डेप्रिसिएशन सर, नहीं फिर से बता दें। देखिए हाँ, लेस डेप्रिसिएशन लिखा है ना, तो माइनस माइनस प्लस, यानी आएगा हाँ, ठीक। +8 और ऊपर है हाँ, सर। -10, तो इफेक्ट हाँ, कितना सर। आएगा? -2। नहीं सर, मैं कह रहा हूं कि सर मैंने क्या किया, पहले 770 से उसकी जो बुक वैल्यू थी 2 माइनस कर दिया, तो उसकी जो वैल्यू आई 768 आई। 768 का जब हम 10% डेप्रिसिएशन लेंगे। अब एक काम करिए सर, इसको मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको, वहां से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको 2 भाग में करिए सर, ऊपर लिखिए एसेट, नीचे लिखिए डेप्रिसिएशन। ठीक है सर। लिख लिया? ठीक है सर। अब एसेट के आगे लिखिए कॉस्ट, यानी सारी एसेट कॉस्ट पे ली गई है। ठीक है, कॉस्ट कितनी थी इसकी? 770। ठीक है सर। कंफर्म? डेप्रिसिएशन ठीक है, कितना था एक्यूमुलेटेड? 172 सर, 172। 172। ठीक है सर। ये आज तक का है 172। हाँ यहाँ जी तक सर। समझ आ गया? हाँ ठीक। ठीक है सर। अब एक नियम है, अगर आप इस तरह से हिसाब बनाएंगे तो नियम ये है, जिस साल एसेट बिकेगा, तो जिस साल एसेट बिकेगा तो कॉस्ट से कॉस्ट माइनस होगा। अच्छा, मैं वही सर, मैं कॉस्ट से कॉस्ट नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसका जो बुक वैल्यू -2 करूं और फिर मैं 10% और डिविड, तो फिर तो वैल्यू अलग हो जा रही सर। नहीं, तो कॉस्ट से कॉस्ट माइनस होगा, तो मेरा कितने का एसेट हटा? 10। अब ठीक है सर। अब यहाँ इसको हमने 8 हटा दिया। कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है सर। ठीक है सर, कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा तब तो ठीक है सर, बस वही है। ठीक, समझ गए? ठीक। और कोई प्रश्न मन में हो तो पूछ लीजिए। चलिए मैं मान लेता हूँ सभी लोग का हो गया है, समय ज्यादा हो गया है, काफी लोग तो चले भी गए हैं, तो हम लोग कल मिलते हैं। कोई मन में कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, लेकिन जो होमवर्क मैंने दिया प्लीज सभी लोग से गुजारिश है कि करिएगा जरूर इसको। ठीक है, कंफ्यूज हो जाइए, पूरा कंफ्यूज हो जाइए, कहिए बिल्कुल हमारा बिल्कुल खत्म हो गया, हमको कुछ नहीं आया समझ, तो मैं दोबारा बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करिएगा जरूर। ठीक है? ठीक है सर, गुड नाइट। आज यही होगा। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।